नमस्कार। जब भी हम भारत की आजादी की लड़ाई की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? 1857 का महाविद्रोह, है ना? पर क्या कहानी सच में वहीं से शुरू होती है? असल में ये तो उस आग का नतीजा था जो पिछले 100 सालों से सुलग रही थी। आज हम उसी भूली बिसरी कहानी में गोता लगाएंगे, 1857 से पहले के उस दौर में जब भारत के कोने कोने में विरोध की चिंगारियां भड़क रही थीं। ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि 1857 में सिपाहियों ने विद्रोह किया और बस वहीं से आजादी की लड़ाई शुरू हुई। पर क्या यह सच है? क्या उससे पहले के 100 साल भारत ने चुपचाप सब कुछ सह लिया था? आज हम इसी सोच को थोड़ा कुरे देंगे और देखेंगे कि असलियत क्या थी। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात करेंगे 1857 से पहले के प्रतिरोध की, फिर समझेंगे कि ये विद्रोह आखिर होते क्यों थे। इसके बाद कुछ बहुत ही दिलचस्प केस स्टडीज देखेंगे, इन विद्रोहों की कमजोरियों पर भी नजर डालेंगे और आखिर में समझेंगे कि इन सब ने मिलकर भारत के भविष्य की नींव कैसे रखी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह समझना बहुत जरूरी है कि 1857 कोई एक दिन में हुई घटना नहीं थी, बल्कि ये तो सालों से उबल रहे गुस्से का विस्फोट था। 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू की, उसी वक्त से विरोध की आग भी सुलगने लगी थी। ये 100 साल का दौर शांति का नहीं, बल्कि लगातार चलने वाले छोटे बड़े पर बहुत ही भयंकर विद्रोहों का था। अब सवाल ये उठता है कि लोग कंपनी के खिलाफ खड़े ही क्यों हुए? क्या कारण थे? चलिए इन विद्रोहों की जड़ तक चलते हैं और समझते हैं कि ये आग लगी कैसे। देखिए, कंपनी की जो नीतियां थीं, वो कोई मामूली बदलाव नहीं थे, वो तो पूरी तरह से विनाशकारी थे। जरा सोचिए, एक नई लैंड रेवेन्यू सिस्टम आई और रातों रात किसान और पुराने जमींदार अपनी ही जमीन से बेदखल हो गए। फिर अवध जैसे राज्यों को हड़प लिया गया, जिससे वहां के नवाब और उनका पूरा तबका बेबस हो गया। और तो और हमारे कारीगरों का काम धंधा, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री सब तबाह हो गई। मतलब ये एक तरह का चौतरफा हमला था, जिसने समाज के हर हिस्से को बुरी तरह से चोट पहुंचाई। और बात सिर्फ पैसों की नहीं थी, सामाजिक और धार्मिक चोटें भी बहुत गहरी थीं। अंग्रेज भारतीयों को नीची नजर से देखते थे, जिससे लोगों में अपमान का भाव था। फिर ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां, लोगों को डर लगने लगा कि उनका धर्म खतरे में है। और हां, जब अंग्रेजों ने सती प्रथा जैसी कुरीतियों को खत्म करने की कोशिश की, तो कई लोगों को लगा कि ये हमारी परंपराओं पर सीधा हमला है। चलिए अब कुछ असली किस्से देखते हैं। ये केस स्टडीज दिखाएंगी कि ये विरोध कितना फैला हुआ था और कितने अलग अलग तरीकों से हो रहा था। सबसे पहले बात करते हैं सन्यासी विद्रोह की। ये शायद सबसे शुरुआती बड़े और संगठित विद्रोहों में से एक था। और ये सिर्फ साधुओं का आंदोलन नहीं था, बल्कि कंपनी राज के खिलाफ एक जबरदस्त हथियारबंद लड़ाई थी। इस विद्रोह की वजह थी 1770 का वो भयानक अकाल जिसने बंगाल को बर्बाद कर दिया था। सोचिए, भूखे किसान, नौकरी से निकाले गए सैनिक और अपनी जमीनें गंवा चुके जमींदार, ये सब इन सन्यासियों और फकीरों के साथ मिल गए। और इस विद्रोह की सबसे खास बात थी हिंदू मुस्लिम एकता, जिसके नेता थे मजनून शाह और भवानी पाठक। और देवी चौधुरानी जैसी महिला लीडर का होना ये भी दिखाता है कि यह संघर्ष कितना व्यापक था। इस विद्रोह का असर इतना गहरा था कि इसने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को उनका मशहूर उपन्यास आनंद मठ लिखने की प्रेरणा दी। और मजेदार बात यह है कि हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम इसी उपन्यास से लिया गया है। तो एक तरह से इस विद्रोह की गूंज आज भी हमारे राष्ट्रगीत में जिंदा है। अब आगे बढ़ते हैं एक और जबरदस्त विद्रोह की ओर, संथाल विद्रोह। ये आदिवासी प्रतिरोध का एक बहुत बड़ा उदाहरण था। और ये सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था, बल्कि उन स्थानीय साहूकारों और जमींदारों के खिलाफ भी था, जिन्हें संथाल लोग दिकू यानी बाहरी शोषक कहते थे। दो भाई थे, सिद्धू और कान्हू मुर्मू। उनके नेतृत्व में संथालों ने हूल का ऐलान कर दिया, जिसका मतलब था संपूर्ण क्रांति। उन्होंने कहा, बस अब कंपनी का राज खत्म। हालांकि इस विद्रोह को बहुत बेरहमी से कुचल दिया गया, पर इसने अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया। उन्हें मजबूरन संथाल परगना नाम का एक अलग जिला बनाना पड़ा, ताकि आदिवासियों की जमीन की कुछ सुरक्षा हो सके। ये एक छोटी ही सही पर बहुत बड़ी जीत थी। चलिए अब पंजाब चलते हैं और कूका आंदोलन को समझते हैं। ये आंदोलन एक बहुत ही अनोखा उदाहरण है कि कैसे एक सामाजिक और धार्मिक सुधार का आंदोलन देखते ही देखते एक मजबूत राजनीतिक आंदोलन में बदल गया।
तो शुरू शुरू में तो ये आंदोलन एक धार्मिक सुधार जैसा था। मतलब जाति पाति खत्म करो, विधवाओं की दोबारा शादी को बढ़ावा दो, ऐसी बातें। लेकिन जैसे ही अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा किया, इस आंदोलन का पूरा रंग ही बदल गया। ये बन गया एक पॉलिटिकल मूवमेंट। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? इन्होंने स्वदेशी और नॉन कॉपरेशन जैसे तरीके अपनाए। अंग्रेजी सामान, उनके कानून, उनके स्कूल कॉलेज, सबका बायकॉट किया। और ये सब कब हो रहा था? गांधी जी के इन तरीकों को अपनाने से दशकों पहले। कमाल है ना? तो इतने सारे, इतने जबरदस्त विद्रोह हुए, फिर भी ये अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ क्यों नहीं पाए? ये एक बड़ा सवाल है। चलिए अब जरा इन विद्रोहों की कमजोरियों को समझते हैं। इनकी नाकामी के कुछ सीधे साधे कारण थे। पहला, ये सब अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय पर हो रहे थे, कोई आपसी तालमेल नहीं था। दूसरा, इन विद्रोहों के नेता अक्सर अपना पुराना राजपाट वापस चाहते थे। एक नए आजाद भारत का सपना उनके पास नहीं था। और तीसरा, वो बेचारे तीर कमान और तलवारों से एक मॉडर्न ऑर्गेनाइज्ड आर्मी का मुकाबला कैसे करते? लेकिन इन विद्रोहों को सिर्फ नाकामयाब कह देना भी सही नहीं होगा। असल में ये नाकामयाबियां ही थीं जिन्होंने आने वाली बड़ी लड़ाई की नींव रखी। ये सच है कि इन सभी विद्रोहों को बेरहमी से कुचल दिया गया, लेकिन वो खत्म नहीं हुए। उन्होंने अपने पीछे प्रतिरोध की एक ऐसी मजबूत विरासत छोड़ी जो आने वाली पीढ़ियों को हिम्मत देती रही। ये सिर्फ हार नहीं थी, ये आने वाली जीत के लिए जरूरी सबक थे। तो हमें क्या याद रखना है? ये विद्रोह गुलामी के खिलाफ उठने वाली पहली संगठित आवाजें थीं। इन्होंने आने वाले बड़े आंदोलनों के लिए एक वैचारिक जमीन तैयार की, और सबसे जरूरी बात, इन्होंने आजादी की उस आग को जलाए रखा जिसने आगे चलकर पूरे देश को एक कर दिया। तो आखिर में सवाल यही है, जब हम 1857 से पहले के इन 100 सालों के लगातार चले संघर्ष को देखते हैं, तो आजादी की लड़ाई की पूरी कहानी ही बदल जाती है ना? ये हमें सिखाता है कि आजादी कोई एक दिन में मिली जीत नहीं थी, बल्कि ये पीढ़ियों तक चली एक लंबी, मुश्किल और हिम्मत भरी लड़ाई थी।